अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये स्टोरी हमारे मेन लीड एंड फीमेल लीड की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री को बताती है। इसमें हमारा मेन लीड देख नहीं सकता, वहीं पे हमारी फीमेल लीड का बिहेवियर हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। वो यहाँ पर हमारे मेन लीड से वन साइडेड फॉल इन लव हो जाती है और उसके बाद उनकी लव स्टोरी काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट होती है। सो स्टोरी स्टार्ट विद अवर फीमेल लीड। इसका नाम है वूयान, जो कि एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन में काम करती है। और उसका एक सपना है कि रेडियो स्टेशन में एक एंकर बन जाए। अपने पे काफी प्लीज्ड है कि मैं ये सब तो कर ही लूंगी। यहीं पे अपने मेन लीड की बात करें तो दरअसल उसका असली नाम येजिन है और वो एक बहुत ही सीक्रेटली सॉन्ग राइटर है। वो काफ़ी अच्छे सॉन्ग लिखता है, बट अभी तक उसकी आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं रहती कि आखिर वो है कौन। और दरअसल अगर वो अपनी रियल लाइफ में बात करें तो वो एक स्कूल टीचर काम करता है। दरअसल वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाता है जो कि उसी की तरह ब्लाइंड है, ताकि वो यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रख सके एंड प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अलग रखे। अपने मेन लीड को देखते हैं, न्यान शिन। दरअसल ये उसका प्रेजेंट प्रोफेशनल लाइफ में नेम है। दरअसल वो सभी को अपना नाम यही बताता है जो कि उसके क्लोज नहीं रहते। यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है, तभी यहाँ पर वो रेडियो स्टेशन पे काफी न्यूज सुनता है। आज के रेडियो स्टेशन को होस्ट दरअसल वो यान भी कर रही थी। ये जिनको वो यान का ये सब रेडियो स्टेशन पे काम करना कभी पसंद नहीं आता, उसको उसकी आवाज एकदम चुभने लगती है। तभी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि इसे बंद कर दो, ये काफी ज्यादा ओवर रिएक्टिंग है, बिकॉज उसकी ट्यून बिल्कुल बिल्कुल सॉन्ग से मैच कर ही नहीं रही। तो ये कैसे रेडियो स्टेशन में काम कर सकती है। तो वो यहाँ की डायरेक्टर है, वहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर वो रेडियो स्टेशन में होस्ट करना स्टार्ट करती हैं। इसके बाद वो यहाँ वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर आती है तो यहाँ पर उसकी डायरेक्टर उसे बताती है कि तुमसे कोई लड़का मिलने के लिए आया है। तभी वो यान कहती है कि कौन। यहाँ पर जब उस बंदे को देखती है तो वहाँ से भाग जाती है। तो दरअसल में पता चलता है कि ये वो यान का एक्स बॉयफ्रेंड है। मतलब वो कल तक बॉयफ्रेंड था बट आज एक्स हो गया। दरअसल ने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ किस करते हुए देख लिया था एंड उसे तब से लगने लगा कि दरअसल ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में हैं एंड मुझे दोनों के दोनों धोखा दे रहे हैं, बॉयफ्रेंड एंड एक उसकी इतनी प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड। मतलब दोनों मिलकर फूल बना रहे हैं, ये तो गलत बात है। कई बार हम ये जिनको देखते हैं जो कि गार्डन में बैठा होता है एंड यहाँ पर वोयान भी आकर बैठ जाती है। उसके बाद अपने कानों में ईयरफोन लगाकर बहुत ही गलत टोन में गाने गाना स्टार्ट करती है। इसको सुनकर ये जिनको इतना गुस्सा आता है, वो कहता है कि लड़की इतना बुरा कैसे गा सकती है, इसे बिल्कुल भी टोन का पता नहीं है कि गाने कैसे गाए जाते हैं। इसके बाद जब वो यान यहाँ पर पहली बार ये जिन को दिखती है तो उसे पहली बार में ही उसे वन साइडेड लव हो जाता है। दरअसल ये जिन काफी ज्यादा हैंडसम था एंड वो यान उसे देखते ही रह जाती है और कहती है कि ये एकदम प्रिंस की तरह नहीं लग रहा यार। इस गलत टोन में वो गाने गा रही थी एंड इस बंदे ने वो सब कुछ सुन लिया, ये तो उसकी बेइज्जती हो गई। इसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है और वो सोचती है कि ये कितना एम्बेरसिंग था। न्यान अपने घर पर आता है, तुम्हें पता चलता है कि न्यान काफी ज्यादा रिच है। अब वो इतने अच्छे सॉन्ग लिखता है, बट भले ही सीक्रेटली लिखता है, बट उसको उसकी पॉपुलैरिटी तो मिल ही रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि न्यान काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है एंड वो काफी प्रोफेशनल तरीके से रहता है। पर उसकी लाइफ एकदम सिंपल है। दरअसल विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से उसे हमेशा अंधेरे में रहना काफी ज्यादा पसंद है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उजाला हो भी रहा है या नहीं। यही में उसकी सेक्रेटरी आकर पर्दे खोलती है और कहती है कि तुम इतने अंधेरे में मत रहा करो। तभी यहाँ पर न्यान उसे बताता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, और वो कहता है कि जो तुम अभी देख रही हो वो मेरा वर्ल्ड है एंड मैं 24 घंटे बस यही दिखता हूँ, तो मुझे इस सब चीजों से कोई दिक्कत होती भी नहीं है। इसके बाद वो यान जा रही होती है, तभी उसको उसकी वही बेस्ट फ्रेंड मिलती है जो जो कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके साथ चीट कर रही थी। इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर करके चली जाती है। वो उससे कहती है कि उसे वो यान तुमसे कुछ बात करनी है, पर वो यान कहती है कि शायद अब कोई टॉपिक बचा ही नहीं है कि हम दोनों बात भी करें। इसके बाद जब अपनी एक और फ्रेंड के पास जाती है तो उसे बताती है कि पता आज मेरी जिंदगी में क्या हुआ। मैंने एक बहुत ही हैंडसम बंदे को आज गार्डन में देखा, तो पता है वो एकदम प्रिंस की तरह लग रहा था। मुझे उससे और बातें करनी थी, बट मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट में थी। इसके बाद मुझे वहाँ से भागना पड़ा, बट सच में यार वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। चलता है कि वो यान का ये जिन पर बहुत ही बड़ा क्रश है। इसके बाद वो बताती है कि उसे ये जिन से मिलने का एकदम सपना सा है, वो उसके आइडल की तरह है। किसी दिन उसे ये जिन मिल गया ना तो पक्का उसे शादी के लिए प्रपोज कर देगी, बट वो मिले तो। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर ही रही होती है, तभी उसे सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ पता चलती है और वहाँ पर एक लड़की दावा कर रही थी कि वही एजेंट है। दरअसल वो इतने सालों से सीक्रेटली सॉन्ग लिख रही थी, बिकॉज वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रखे एंड इट्स ओके। अब वो उसे रिवील कर रही है बिकॉज उसे लगने लगा है। इसके बाद यहाँ पर वुयान को ये सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है और कहती है कि क्या ये जो एक लड़की है वो तो इतने सपने देख रही थी कि वो उससे शादी करेगी एंड वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक लड़की निकली। लेकिन वो तो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद वो कहती है कि यार तो एकदम गलत हुआ। इसके साथ वो ये भी कहती है कि उसे पक्का यकीन है कि एजेंट
हो ना हो एक लड़का ही होगा एंड ये सारी न्यूज़ फेक है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई सामने आकर कैसे कह सकता है कि वो एजेंट है, मुझे तो लगता है सही होगा। तभी वुयान कहती है कि मेरा दिल नहीं मानता, मुझे पता है कि वो एक लड़का ही होगा जो कि एक एक ना एक दिन मेरी ज़िंदगी में मेरा सितारा बन के ज़रूर आएगा। ये सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि तुम ही एजेंट हो और वो लड़की झूठ बोल रही है। तभी एजेंट कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी कुछ भी प्रिटेंड करे, वो जो है वो तो वो रहेगा ही। तभी यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से वादा कर चुकी है कि तुम आज रेडियो स्टेशन आ रहे हो एंड सबको बताओगे कि तुम ही एजेंट हो। दरअसल लड़की झूठ बोल रही है। तभी एजेंट कहता है कि मैं ये क्यों करूं। तभी सेक्रेटरी कहती है कि तुम्हें बस मेरे लिए एक बात तो ये कर ही सकते हो। तो ये हम समझ सकते हैं कि उसकी सेक्रेटरी एंड उसका बॉन्ड काफी ज्यादा स्वीट स्वीट सा है। इसके बाद एजेंट मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ। इसके बाद जब वो रेडियो स्टेशन पहुंचता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड वुयान से होती है। वुयान उसे एक नज़र देखकर ही पहचान जाती है कि ये तो वही गार्डन वाला लड़का है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये जेन दरअसल विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देख नहीं सकता। इसके बाद वो एजेंट से कहती है क्या उसकी हेल्प करे। तभी एजेंट कहता है कि नो, इट्स ओके, थैंक यू, मैं काम खुद ही कर लूंगा। इसके बाद वो लिफ्ट का बटन दबाता है। दरअसल उसने जो बटन है वो स्विच ऑफ कर दिया था। इसके बाद वो यान बहुत डर डर कर उस बटन को ऑन करती है और वो मन में सोचती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई चोरी कर रही हूँ, दरअसल मैं तो इसकी हेल्प ही कर रही हूँ, बट ये थोड़ा अजीब रहा है। इसके बाद वो यहाँ करने की कोशिश करती है पर लेकिन एजेंट बिल्कुल भी बात नहीं करता, उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब रहता है। तभी वुयान को यहाँ पर अपनी फ्रेंड से कॉल आता है, जल्दी यूनिवर्सिटी आना होगा। आज जो प्रोफेसर हैं वो दरअसल कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं एंड तुम्हें हो ना हो आज प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, भले अटेंडेंस हो ना हो। को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और सोचती है कि ये क्या बात हुई, मैं तो उस बंदे के साथ ऊपर तक जाना चाहती थी बट मुझे जाना होगा। इसके बाद वो लिफ्ट से बाहर निकलती है लेकिन लास्ट टाइम तक एजेंट को देखती जाती है और कहती है कि हाय यार, इसे मैं बाद में कब देख पाऊंगी। इसके बाद बेचारी छुपते छुपाती यूनिवर्सिटी पहुंच तो जाती है पर प्रोफेसर उसे देख लेते हैं। इसके बाद वो पर्सनली उसे बात करने के बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम साइकोलॉजी पढ़ो एंड इसी में अपनी डिग्री हासिल करो, ना कि तुम रेडियो स्टेशन जाओ। तभी यहाँ पर वो यहाँ प्रोफेसर को साफ साफ बता देती है कि उसने अपना पाथ चूज कर लिया है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, इसी में अपना फ्यूचर देखती है एंड वो रेडियो स्टेशन जाना नहीं छोड़ेगी। उसी इसी में अपना फ्यूचर दिखता है एंड उसे लगता है कि इसमें उसका फ्यूचर काफी ब्राइट रहेगा बिकॉज उसका साइकोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ ये डिग्री इसलिए पाना चाहती है क्योंकि उसके मॉम एंड डैड ये चाहते हैं एंड इसके अलावा उसे घंटा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल उसके जो प्रोफेसर हैं वो उसके डैड के फ्रेंड रहते हैं, तो वो अपने प्रोफेसर को मना लेते हैं कि प्लीज डैड से ये कह देना कि मेरी पढ़ाई एकदम टकाटक चल रही है एंड मैं काफी जोरों शोरों से पढ़ रही हूँ। तभी उसके प्रोफेसर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना भी कर ही सकता हूँ। हाय यार, इतने अच्छे टीचर्स हमारे यहाँ पर क्यों नहीं होते। आफ्टर दैट वो यान अकेडमी से बाहर निकलती तो जल्दी जल्दी वो रेडियो स्टेशन पे आ रही न्यूज़ को सुनने लगती है। तो उसे पता चलता है कि आज के रेडियो स्टेशन में गेस्ट जो आने वाले थे दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि ये जिनी था। इसके बाद वो काफी ज्यादा रिग्रेट करती है और कहती है कि तूने मुझे क्यों बुला लिया, अगर मैं आज अपने रेडियो स्टेशन में होती तो मैं ये जिनसे मिल सकती थी एंड मेरा सपना बिल्कुल साकार होते होते रह गया, वो भी इस डम सी अकेडमी की वजह से। उसके बाद वो काफी बुरा फील करती है कि अगर आज वो यहाँ पर नहीं आती तो पक्का एजेंट से मिल ही लेती, बट उसका बैड लक था ये। सो दैट वो यहाँ एक स्कूल में जाती है बिकॉज उसकी एकेडमी के हिसाब से उसे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी होगी, तभी ये उसके एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़वाएंगे, यही उसको पास होने में हेल्प करेंगे। तो उसे कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो करनी होगी। इसके बाद वो एक स्कूल में जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि वहीं पर काम करता है एंड हमें पता चलता है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है, जबकि वो खुद इतना बड़ा सॉन्ग राइटर है, सोशल लाइफ को इतना प्राइवेट किया हुआ है कि किसी को भी पता नहीं चल सकता कि एक स्कूल में पढ़ाने वाला ये बंदा इतना बड़ा सॉन्ग राइटर है एंड किसी को कोई शक होने की कोई भी चांसेस तो होंगे ही नहीं। इसके बाद जब वुयान उसे देखती है तो उसे लगता है कि हाँ यार, ये कितना ज्यादा जेंटल है, बच्चों के साथ कितनी प्यार से बात करता है, कितनी अच्छे से पढ़ाता है। तो वो यहाँ पर वो देखी जा रही थी, तब वो क्लास खत्म कर कर बाहर निकलता है तो यहाँ पर वुयान से बात करती है। वो कहती है कि हेलो। तभी कहता है कि आप कौन। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन बताती है कि वो यहाँ पर दरअसल पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई है, उसे यहाँ पर असिस्टेंट के तौर पर रखा जाएगा क्योंकि वो अपनी इंटर्नशिप यहाँ पर पूरी करेगी। तभी वुयान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दूंगा। यहाँ पर वुयान को लगता है कि शायद उसकी हेल्प कर सकती है, तभी वो एजेंट से कहती है तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। तभी वो कहता है कि नो
थैंक यू। एंड ये सेम सेंटेंस उसने उस दिन लिफ्ट में ही बोला था। तभी शियान उसे समझ जाता है कि ये इस लड़की से तो पहले भी मिल चुका हूँ। तो वो कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं ना लिफ्ट में। तभी यहाँ पर वुयान को लगता है कि हाँ यार, इससे ये भी याद है कि हम पहले मिल चुके हैं। कितना सही बंदा है, मतलब बस आवाज सुनकर ही पहचान जाता है। ये बात उसके हार्ट को बिल्कुल धक धक करने के लिए काफी थी। इसके बाद वो यहाँ पर गेजन के पीछे जाने लगती है। तभी कुछ बच्चे सीढ़ियों से भागते भागते आते हैं और उसे लगता है कि शायद एजेंट से टकरा ना जाए। तभी वो एजेंट के सामने आ जाती है, बच्चों को साइड से निकाल देती है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि वो एजेंट के काफी करीब होती है। इसके चक्कर में उसका हार्ट बहुत तेजी तेजी से बाउंस करने लगता है और वो सोचती है कि नहीं यार, मैं कितने ज्यादा क्लोज हूँ। इसके बाद वो दूर हट जाती है। यहाँ पर वो एजेंट से कहती है कि आई एम सॉरी, वो बच्चे आ गए थे इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। वैसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं ऐसी नहीं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं गलत फायदा उठाऊँ। तभी एजेंट कहता है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दूंगा। इसके बाद वो उसे ऑफिस तक छोड़ता है। ऑफिस में जाते ही बेचारी शर्माने लगती है क्योंकि उसका इंसिडेंट जो एजेंट के साथ हुआ था वो काफी रोमांटिक था। इसके बाद वो यहाँ पर एजेंट को देखती है कि वो सारे काम अपने खुद ही करता है ना, वो किसी भी काम के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने सारे काम खुद ही सुलझा लेता है। तो दैट अपने घर पर जाती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि जिस प्रिंस चार्मिंग की बात वो कर रही थी, वो दरअसल उसी स्कूल में पढ़ाता है जहाँ पर वो आज इंटर्नशिप के लिए गई थी। पता, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, थोड़ा एरोगेंट है, बट बच्चों के साथ काफी जेंटली बात करता है। एंड ये चीज काफी ज्यादा मुझे अमेजिंग लगी, है ना। तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में बस दो ही लोग हैं, एक तुम्हारा ये जन एंड ये एक नए भाई साहब आ गए। मतलब तुम्हें कोई और भी चीज दिखती है इसके अलावा? तभी वो कहती है कि हाँ, मेरा रेडियो स्टेशन, मैं मुझे उससे भी बहुत ज्यादा प्यार है। तभी वो कहती है, पता, जब मैंने उससे बात की तो वो मेरी आवाज पहचान गया। मतलब मेरी आवाज रिकॉग्नाइजेबल है, मतलब मेरी आवाज सुन के ही लोग मुझ पर फिदा हो जाते हैं। तभी तो उसने मुझे पहचान लिया, राइट। तभी उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हारी आवाज काफी ज्यादा बेकार है। तभी वो समझ गया, ज्यादा खुश मत हो। वो यहाँ दोबारा स्कूल जाती है तो यहाँ पर वो देखती है कि ये जिन अभी पियानो प्ले कर रहा होता है। तभी वो जाकर ये जिन को साइड से देखने लगती है और वो कहती है कि यार, ये बंदा कितना सही लग रहा है। इसके बाद ये जिन काफी अच्छे से पियानो प्ले कर ही रहा होता है। इसके बाद वो कुछ ट्यून बनाकर सॉन्ग लिखने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद जब वो लिखने लगता है तो सारा सामान उसके हाथ से छूट जाता है। तभी वो यहाँ से रहा नहीं जाता और वो अंदर एंटर कर जाती है और वो कहती है क्या वो हेल्प करे। तभी यहाँ पर ये जिन कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वुयान कहती है कि वो बस अपोजिट साइड में ऑफिस में बैठी थी एंड आवाज आई तो यहाँ पर आ गई। वैसे वो काफी अच्छा बजा रहा था। तभी यहाँ पर रीजन कहता है कि उसका बजाना खत्म हो गया, मतलब अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, राइट। तभी यहाँ पर वुयान कहती है कि मैं तो कितने अच्छे से बात कर रही हूँ, ये इतना ज्यादा रूड क्यों है, मतलब थोड़ा सा स्वीट तो होना ही चाहिए। आफ्टर दैट वो यान अपनी ब्रॉडकास्ट स्टेशन में आती है। यहाँ पर उसकी डायरेक्टर उसे बताती है कि उसका जो स्टेशन है वो चेंज कर दिया गया है। अब उसे अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है तो उसे कहीं बड़ी जगह पे सीखने के लिए जाना होगा। इसके बाद वो यान इसके लिए उनसे थैंक यू बोलती है और अपने न्यू ब्रॉडकास्ट स्टेशन में आ जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी बेस्ट फ्रेंड से होती है जो कि दरअसल यहीं पर काम करती है। इसके बाद उसका इंटरेक्शन तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं होता एंड वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, बट उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे शायद बात करना चाहती थी। वो उसे समझाना चाहती थी कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलत फहमी थी एंड उस टाइम वो दोनों ड्रंक थे एंड इट्स ऑल। इसके बाद उन्हें होश नहीं रहा एंड एंड उनका एंड एक किस पर हो गया। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। आफ्टर दैट हम वुयान को देखते हैं जो कि एजेंट का इंटरव्यू सुन ही रही होती है। तभी बीच में उसकी बैटरी डम हो जाती है और कहती है कि इस बैटरी को भी अभी खत्म होना था। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने के लिए जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी वहीं पर बैठा हुआ है। इसके बाद अपनी फ्रेंड के बगल में जाके बैठ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि सारी गलती तुम्हारी थी, मैंने तुम्हें मैसेज करके पहले बताया हुआ था कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तभी वो कहती है कि मेरी बैटरी भी तभी डेड हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला कि ये भी यहाँ पर है। अगर मुझे पता होता तो मैं आती नहीं यार। इसके बाद वो कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि ये चीज दरअसल वुयान को पसंद है। तभी वुयान का तो पानी मुंह से बाहर निकल आता है और कहती है कि नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसी में ठीक हूँ। तो अब सिचुएशन उसके लिए काफी अनकंफर्टेबल थी। वो काफी कोशिश कर रही थी कि वो उसे अवॉइड करे, बट वो बंदा तो उसे ही देखे जा रहा था। इसके बाद ये सभी जाते हैं यहाँ पर वुयान का बॉयफ्रेंड दरअसल सॉन्ग प्ले करता है, वो खुद गाने लगता है। तभी वुयान उसे देखने लगती है, उससे अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं कि जब वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो उनका टाइम काफी अच्छे से बीत रहा था।
और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितना एन्जॉय करती थी, बट वो इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ रखकर कुछ होने भी नहीं वाला। इसके बाद वो वहाँ से उठ के जाने लगती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे फ़ॉलो करता है और कहता है कि यार मेरी बात तो सुनो, दरअसल वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थे एंड इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक मिस्टेक थी एंड मैंने उसे किस किया, ये सब गलती से हो गया, बिकॉज़ हम दोनों ड्रंक थे, इस हालत में कुछ भी याद नहीं था कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। तो ये वूयान कहती है कि वी हाउ हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दरअसल हम बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो गए हैं। तो हमें अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी रखना चाहिए। तभी यहाँ पर वी हाउ कहता है कि मैं भी समझ रहा हूँ, पर तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि उस टाइम हम दोनों ड्रंक थे। तभी वूयान कहती है कि सब कुछ अपने लिए ख़त्म कर दिया है, तो हो सके जल्दी से जल्दी तुम भी ख़त्म कर दो। सब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। अगर मैं दोबारा तुम्हें डेट करूँगी भी, मैं खुद ही अनकंफर्टेबल हूँ तुम्हारे साथ अब। तो इससे अच्छा यही है कि हम दोनों अपना रिलेशनशिप यहीं पे एंड कर दें, जो कि कभी स्टार्ट हुआ था। आफ्टर दैट वोयान अपने डैड से बात करती है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि उसकी पॉकेट मनी उसके लिए कम तो नहीं पड़ गई। तभी वोयान कहती है कि नहीं डैड। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं और पॉकेट मनी तुम्हें भेज दूंगा, बस चिंता मत करो। तभी वोयान की मॉम कहती है कि आपने उसे सिर पे चढ़ा कर रखा है, बस उसकी स्टडीज के बारे में पूछिए कि वो सही से पढ़ रही है या नहीं। तभी उसकी मॉम कहती है कि अच्छे से पढ़ाई करो एंड रेडियो स्टेशन ये सब जाना छोड़ दो, ब्रॉडकास्ट स्टेशन से कुछ नहीं होने वाला बेटा, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर जाओ, बस पढ़ाई करो एंड उसी से ही तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेटल होगी। यहाँ पर वोयान कहती है कि यस मॉम मैं बस यही करूंगी। मतलब वो हामी भर रही थी, दरअसल वो ऐसा करने वाली तो है नहीं। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ ना। तभी वो कहती है कि डैड फिर क्लासेस का क्या होगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्लासेस स्किप कर देना। तभी उसकी मॉम कहती है कि आप खुद एक प्रोफेसर हो, बच्चों को ये कैसे सिखा सकते हैं कि क्लासेस स्किप कर दो। ये तो एक अच्छे ओबीडियंट स्टूडेंट के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप उसे ये सब सिखाएं। तभी यहाँ पर वुयान कहती है कि कोई बात नहीं मॉम, मैं जब फ्री होंगी मैं तब आऊंगी घर पर। आफ्टर दैट हम वुयान को देखते हैं जो कि फिर से स्कूल जाती है। यहाँ पर वो एजेंट को स्टार्टिंग में ही देख लेती है, जहाँ पर कुछ बच्चे उसके आसपास आकर उसका सारा सामान गिरा देते हैं। तभी वुयान भागकर एजेंट के पास आती है और कहती है क्या उसकी हेल्प कर दे। तभी एजेंट कहता है कि इट्स ओके, मैं सारा सामान खुद से उठा लूंगा। तो सामान उसकी तरफ खिसका देती है and इसके बाद सारा सामान उठा के वहां से चला जाता है। यहाँ पर जब तक हिजन जाता नहीं है तो वुयान उसे देखती रहती है और शर्माती भी रहती है। अब वो उसकी खुद की फीलिंग पता नहीं क्या सोच रही होगी। आधे रास्ते में जाकर रीचन को पता चलता है कि वो कुछ भूल रहा है। इसके बाद वो अपना सामान लेने के लिए दोबारा वहां पर आता है। यहाँ पर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो एजेंट को बीच में ही रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि वो एजेंट की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। कि एजेंट विजुअली इम्पेयर्ड होकर भी बच्चों से कितनी अच्छे से इंटरेक्शन कर लेता है, इतना करना काफी मुश्किल है। प्रेस करना तो बनता ही है। इसके बाद एजेंट अपनी भर भर के तारीफ सुनकर वहां से जाने लगता है। जब वो यहाँ पर ऑफिस में एंटर करता है तो उसे देखते ही वुयान उसे चिपक जाती है और कहती है कि अभी वो उससे वापस आने की वजह पूछने लगती है। तो वो कहता है कि वो सामान भूल गया था इसलिए वो वापस आया है। तभी यहाँ पर वुयान उससे हेल्प मांगती है और वो कहती है कि उसे बच्चों को सिंगिंग की क्लासेस देनी है और वो सिंगिंग और पियानो के बिना सिंगिंग क्लासेस थोड़ी अच्छी लगेंगी एंड आप इतना अच्छा पियानो प्ले करते हैं, प्लीज बच्चों को मेरे साथ एक डेमो देकर तो देखिए। यहाँ पर ये जिन उसे इग्नोर कर जाने लगता है। तभी वो चिल्लाती है कि तभी वो कहती है कि मिस्टर श्यान क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, बट वो चला जाता है। इसके बाद वो सोचती है कि कितना एरोगेंट है, कितना रूड है, मैं इतने प्यार से बात करती हूँ बट भाई साहब को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। के बाद वो यहाँ जब अपने क्लास में जाती है तो देखती है कि ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। मतलब उसने यहाँ पर वो यान की जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद वो यान यहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बच्चों को गाकर सुनाने लगती है। लेकिन उसका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी सुनाना इतना बेकार था कि उसके ऊपर बेचारा ये जिन पियानो प्ले कर ही नहीं पा रहा था। इसके बाद वो उसकी टोन के हिसाब से पियानो प्ले करता है। तभी एजेंट कहती है कि ये कितना गंदा प्ले कर रहे हो तुम। एजेंट कहता है कि जैसा तुम गाओगी वैसा ही मैं प्ले करूंगा, अब तुम अच्छे से गाना सीख लो तब मुझे बताना, मैं यहाँ पर प्ले कर दूंगा। इसके बाद वो उठकर जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि नहीं बच्चों का सवाल है, बच्चे बेचारे क्या सोचेंगे कि सर उठकर चले गए। इसके बाद वो फिर से पियानो प्ले करने लगता है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है बिकॉज जो हमारी वुयान है वो टोन डेफ है। मतलब उसे टोन का कुछ पता ही नहीं रहता कि वो कैसे टोन में गा रही है एंड दैट्स ऑल। इसके बाद उसके इतने खराब गाने पर भी बेचारा एजेंट ना चाहते हुए भी बजाता रहता है क्योंकि उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तभी एजेंट कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि बच्चों का सवाल था। यहाँ पर वो यान को ये भी बताता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें इंटर्नशिप करनी है, तुम्हें उसके लिए मार्क्स चाहिए, बस इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो। बट तुम्हारे पास कोई सिंपैथी है भी बच्चों को पढ़ाने के लिए या नहीं? अगर तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा टीचर बनना है तो तुम्हें बच्चों के लिए थोड़ा लव एंड रिस्पेक्ट भी होना चाहिए।
बिकॉज़ बच्चे तुम्हें कोई मार्क्स देने वाली मशीन नहीं है, जो कि तुम उन्हें पढ़ाओगे वो तुम्हें मार्क्स देंगे। पर ये यहाँ पे बस मार्क्स गेन करने आई हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। एंड ये बात एकदम वुयान के दिल को टच कर जाती है और वो कहती है कि सही बात तो है यार, बट मुझे तो सीखना चाहिए। इसके बाद एक बच्ची उसके पीछे से भाग कर आती है। दरअसल वो भी विजुअली इम्पेयर्ड होती है। इसके बाद वो गिर जाती है। यहाँ पर वुयान उसे उठाती है और कहती है कि आई एम सॉरी। तो हम वुयान के एक्स बॉयफ्रेंड विहाओ को देखते हैं, जो कि बॉय बैंड का मेंबर है। यहाँ पर वो आज अपनी गिटार भी प्ले नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर उसके फ्रेंड बताते हैं कि ये तुम्हारे साथ कब से चलेगा, तुम काफी दिनों से कंसंट्रेट होकर काम कर नहीं रहे हो। तभी विहाओ कहता है कि ठीक है, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड के मेंबर कहते हैं कि हम कई बार स्टार्ट कर चुके हैं, पर तुम हर बार मेस्ड अप कर देते हो। यहाँ पर वुयान की बेस्ट फ्रेंड शू आती है और यहाँ पर वो विहाओ को बताती है कि वो ये बॉय बैंड छोड़कर जा रही है। तभी विहाओ कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तभी शू कहती है कि वो इन सब चीज़ों में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। एंड उसका यहाँ पर होना उसके ना होने के बराबर ही है, बिकॉज उसका काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो बस वो ये बैंड छोड़ रही है। तभी यहाँ पर उसके बाकी के जो बॉयबैंड के मेंबर है वो बातें करने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि ये सब क्या हुआ। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि समझ लो भाई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अब बेचारे हम सिंगल लोग ये कैसे जानेंगे, अब ये उनका मामला है। यान को देखते हैं। यहाँ पर विहाओ के फादर उसे फोन करके बुलाते हैं। दरअसल हमें पता चलता है विहाओ और वो यान दरअसल बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है एंड उन दोनों के फादर भी एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर वुयान को उसके फादर से मिलने के लिए जाना ही पड़ता है और यहाँ पर विहाव भी रहता है। इसके बाद उसके फादर जब तक जाते नहीं है तब वहीं पे बैठे रहना पड़ता है। उसके डैड ने जो राइस बॉल बनाई होती है वो लेकर आए थे और वो उसे ऑफर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। तभी वो कहती है कि डैड कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितनी सारी भेज दी। वो विहाव के फादर को उनकी टैक्सी में ड्रॉप करती है और वहां से जाने लगती है। तभी विहाव उसे रुकता है और कहता है कि मेरी बात तो सुनो। जान कहती है कि मैंने पहले ही कह दिया कि अब हमारे पास बात करने का कोई टॉपिक नहीं है। तभी विहाव से बताता है कि शू ने दरअसल बैंड छोड़ दिया एंड वो उसके लिए काफी ज्यादा एम्बेरस है। तुम सारी सिचुएशन को समझो ना यार। तभी यहाँ पर वुयान का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। इसके बाद वी हाउस को सामान लेकर उसे टैक्सी में बिठाता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद वुयान घर पर आकर उन्हीं राइस बॉल को देख रही होती है एंड अपनी बातें याद करती है। इस बॉल बनाते थे दरअसल वो शू को काफी ज्यादा पसंद थी एंड वो दोनों बैठकर इन सब चीजों को काफी इंजॉय करती थी। बट आज उसकी फ्रेंड नहीं है तो वो काफी ज्यादा अकेला फील कर रही है। उसके डैड ने काफी ज्यादा ही राइस बॉल भेजी हुई थी। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो स्कूल में सारे स्टाफ को ये सब बांटेगी। इसके बाद वो सारे स्टाफ को राइस बॉल ऑफर करती है। पर जब वो एजेंट के पास जाती है तो एजेंट को वो काफी काइंडली ऑफर करती है कि वो कल के लिए सॉरी है, बट प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी एजेंट कहता है कि वो किसी भी चीज के लिए नाराज नहीं है एंड वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नो थैंक्स। इसके बाद एजेंट को इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि ये क्या बात हुई यार, मतलब कभी कभी तो काइंडनेस को